गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन होता है जो सीट युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सीट युद्ध टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है और बहुत सी एग्जाम्स में इसे पूछ लिया जाता है। तो क्या है शॉक थेरेपी? जी हाँ दोस्तों, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का जो खास मॉडल अपनाया गया, इस मॉडल को ही क्या कह रहे हैं? शॉक थेरेपी कह रहे हैं। और ये शॉक थेरेपी की योजना जो है ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये योजना अपनाई गई थी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। मतलब शॉक थेरेपी का जो मॉडल अपनाया गया ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अपनाया गया। अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य था यूएसएसआर जो है, ठीक है, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब कि जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को क्या करना था? पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालना था। और ये जिम्मेदारी किसने अपने कंधों पर ली? यह जिम्मेदारी ली विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अभिकरण हैं ये, जो अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर कार्यरत रहे। और पूंजीवाद के विकास में या वैश्वीकरण के विकास में कहा जाए तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता जो है यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों चाह रहे थे क्या किसको बढ़ावा देना? पूंजीवाद को बढ़ावा देना। तो साम्यवादी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना यह इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता, इसके तहत क्या किया गया? निजी स्वामित्व पर बल दिया गया। राज्य की निजी संपदा के निजीकरण पर जोर दिया गया। साथ ही रूस में जो सामूहिक खेती की प्रणाली प्रचलित थी, अब उस प्रणाली को बदलकर निजी खेती में या निजी फार्म हाउस स्थापित करने की एक प्रणाली में बदल देना था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कोल खोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोल खोज क्या होते हैं, ठीक है, और या फिर पूछ लिया जाए रूस में जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी, रूस में जो सामूहिक खेती अपनाई गई, इस सामूहिक खेती को क्या नाम दिया गया? तो इसका ही नाम जो था वो था कोल खोज। एक तरीके से कोल खोज व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में क्या था? कई हजारों सैकड़ों बीघा जमीन को सामूहिक रूप से एक बड़े फॉर्म में बदलकर बड़े फार्म हाउस में बदल दिया जाता और वहां पे फिर खेती की जाती। तो सामूहिक खेती की ये जो प्रणाली रूस में अपनाई गई थी, इस प्रणाली का नाम क्या था? कोल खोज। ओके। इसके बाद शॉक थेरेपी की एक अन्य विशेषता है पूंजीवादी पद्धति से कृषि पर बल देना। अभी मैंने आपको बताया कोल खोज प्रणाली प्रचलित थी, उसको बदलकर क्या करना था? निजी खेती में। और अब यहाँ पे मिश्रित कृषि को अपनाकर पूंजीवादी पद्धति से खेती को क्या कर दिया गया? निजीकरण करने पर बल दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता, मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर जो था, यह रूस और उसके आसपास के 15 छोटे मोटे गणराज्यों से मिलकर बना था। मतलब सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों का एक संगठन था। 15 छोटे छोटे देश इसमें शामिल थे और जिसके केंद्र में हमेशा रहता था रूस और या मास्को जिसे हम कहते हैं। तो इनकी क्या है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो आपस में बॉन्डेड थी। ये जो 15 गणराज्य थे, इनकी वित्तीय परिवर्तनशीलता आपस में सीमित थी, इनका व्यापार आपस में सीमित था। मतलब ये इस प्रणाली से बाहर किसी से व्यापार नहीं करते थे। तो शॉक थेरेपी के तहत व्यवस्था की गई कि इन 15 गणराज्यों को क्या किया जाए? विश्व के पूंजीवादी देशों से जोड़ दिया जाए। मतलब पश्चिम के जो पूंजीवादी देश थे उनके साथ इनकी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया जाए, जिससे कि क्या होगा? वित्तीय खुलापन होगा, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता होगी और इससे मुक्त व्यापार की नीति जो थी उसको इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया। इसके बाद हम बात करते हैं
शॉक थेरेपी के क्या कारण थे? जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ जो था शीत युद्ध के दौरान कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से सोवियत संघ पश्चिमी जो देश थे या फिर कहें तो पूंजीवादी अमेरिका जो मॉडल जिन देशों ने अपना रखा था उन देशों से काफ़ी मामलों में पिछड़ चुका था। यही एक वजह रही थी कि सोवियत संघ को आगे चलकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा या फिर शॉक थेरेपी जैसी नीति सोवियत संघ के ऊपर थोपी गई। तो पहली बात है, कारण जब हम पूछते हैं कि शॉक थेरेपी के कारण क्या थे, तो सबसे पहला कारण आता है आर्थिक पिछड़ापन। जी हाँ दोस्तों, रूस आर्थिक रूप से पश्चिमी देशों से काफ़ी पिछड़ चुका था। यहाँ की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती थी। जनता को लगता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही इस पिछड़ेपन का कारण है। मतलब ये लोग क्या है, पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ चुके थे और इनको इस पिछड़ेपन का एक ही कारण लगता था, और वो लगता था कि साम्यवादी मॉडल जो इन्होंने अपना रखा है, इस मॉडल की वजह से उनको ये पिछड़ापन देखना पड़ रहा है। उनका जो लिविंग स्टेटस है वो काफ़ी न्यूनतम हो रहा था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उनके बाजार काफ़ी सीमित थे। तो ऐसी स्थितियों में ये जो सब पिछड़ापन उनको लग रहा था, इसके पीछे एक ही कारण उनको महसूस हो रहा था, और वो महसूस हो रहा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अतः सबसे पहला कारण जो शॉक थेरेपी का हम मान सकते हैं वो है आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा इसमें कारण माना जाता है भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है जो साम्यवादी व्यवस्था थी इसमें सभी शक्तियाँ किसके हाथ में थी? सरकार के हाथ में थी। और जब पूरी शक्तियाँ एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है तो ये डिपेंड करती है वहाँ पे नौकरशाही पे। अगर वहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं तो इसका दुष्परिणाम किसको उठाना पड़ता है? जनता को। जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर व्यवस्था में लाइसेंसीकरण जो प्रभावी था, नौकरशाही और लाल फीताशाही जिसे हम कहते हैं, उसका शिकंजा सोवियत अर्थव्यवस्था पर कसता चला गया था। यही एक वजह रही कि वहाँ पे बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का जीवन जो था वो अब क्या हो गया? दुष्कर होने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य कारण क्या थे। तो एक अन्य कारण है संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सोवियत सरकार ने अधिकतम धन हथियारों की होड़ में खर्च कर दिया। इसके कारण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी, जिससे लोग साम्यवाद से घृणा करने लगे। हाँ, तो इसमें विषय क्या है कि जो संसाधन थे इनका सोवियत संघ ने क्या किया? गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल मतलब अधिकांश धन उसने किस पे खर्च कर दिया? हथियारों की होड़ पे। अब उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किस पे खर्च हो रहा है? हथियारों की होड़ पे खर्च हो रहा है। वो स्टार वार की ओर बढ़ रहे हैं, वो परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि वो अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी एजुकेशन व्यवस्था पर, अपनी इंडस्ट्री उद्योगों पर इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई। उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई तो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी वे भी पूरी नहीं हो सकी, और ऐसी स्थितियों में लोग उस साम्यवादी मॉडल से घृणा करने लगे। इसके बाद अगला कारण है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने का प्रयास तो किया, लेकिन साम्यवादी दल के जो नेता थे उन्होंने अपनी सत्ता और विशेष अधिकारों के कम होने के कारण खुश नहीं थे। वहाँ की जनता ने भी सुधारों की धीमी गति के कारण अपना धीरज खो दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा 2 नीतियाँ अपनाई गई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक लिंक दूंगा जिस पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये जो नीतियाँ थी ये हैं, एक तो है जिसे हम कहते हैं ग्लासनोस्ट, और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका दो विशेष नीतियां जो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई। इनका उद्देश्य सोवियत व्यवस्था में सुधार करना था। बनी हुई जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन लाकर एक नवीनतम व्यवस्था की ओर ले जाना इसका परम उद्देश्य था। लेकिन इससे क्या हुआ
कि जो सत्ता में नेता थे, साम्यवादी दल के जो नेता थे, उनको ये नीतियाँ इतनी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से ये जो सुधार थे ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए। कुछ क्षेत्र में इनको अपना दिया गया, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी इन्हें नहीं अपनाया गया। तो इससे क्या हुआ कि जनता जो थी वो सुधारों की धीमी गति के कारण अपनी धीरज को खो बैठी। इसके बाद अन्य कारण है साम्यवादी दल की तानाशाही। जी हाँ दोस्तों, रूस में जो मॉडल अपनाया गया था, इस मॉडल में साम्यवादी दल सेंट्रल में था। पावर जो थी वो किसके हाथ में थी? साम्यवादी दल के हाथ में थी। सोवियत संघ ने शासन की सभी शक्तियां साम्यवादी दल के पास थी और अन्य दलों पर क्या था? प्रतिबंध था, जिसके कारण वहां एक दल की तानाशाही स्थापित हो गई। मतलब क्या है कि दूसरा कोई दल नहीं है, दूसरा कोई दल नहीं है, मतलब विरोध की कोई जगह नहीं है। और जब विरोध की कोई जगह नहीं है तो आम जनता जो है वो अपने विचारों को भी प्रकट नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में क्या जनता के हितों को पूरी तरीके से शासन तक पहुंचाया जा सकता है? जी नहीं। और यही एक बड़ा कारण रहा कि साम्यवादी दल की तानाशाही जो थी वो इतनी भयंकर हो गई कि लोग अब इसे अपने गले में एक जंजीर के रूप में देखने लगे और अब वे इसे उतार कर फेंक देना चाहते थे। इसके बाद है सीमित नागरिक अधिकार। मतलब वहाँ पे व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, राजनीतिक मामलों में तो उनको स्वतंत्रता थी ही नहीं। ऐसे में उनके जो नागरिक अधिकार थे वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित थे, जिसके कारण आम जनता क्या हुई? साम्यवाद के विरुद्ध हो गई। मतलब क्या है कि जब सोवियत संघ से के किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति पश्चिमी यूरोप के देशों के नागरिकों को देखता तो वो अपने आप को काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस करता। वो सोचता है कि इन लोगों को कितनी फ्रीडम है, इन लोगों की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, ठीक है, इन लोगों का जीवन स्तर कितना श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन हमारी तो सरकार हम पे ध्यान ही नहीं देती है, ना ही हमें बोलने दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक अधिकारों की जो सीमितता थी वही अपने आप में एक बड़ा कारण बन गई जनता के विरोध का।